हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बारीदारों की तरफ से आज कोई घोषणा की जाएगी कि बारीदार इस इलेक्शन में क्या करेंगे। तो वो हमारे अपना साबका प्रधान है जो बारीदार संघर्ष कमेटी के, वो बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारी पूरी जो बारीदार बरादरी है, हमने फैसला किया कि इस बार हमारा विधानसभा का जो कैंडिडेट है, हम पूरी बरादरी की तरफ से शाम से भी अपना कैंडिडेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय माता दी। बारीदारों की तरफ से ये जो कैंडिडेट उतारा जा रहा है, बारीदारों ने बड़ी बार जहाँ पे संघर्ष कमेटी की तरफ से मीटिंग हुई है और उसमें डिसाइड किया कि बारीदारों का एक अपना नुमाइंदा इस बार चुनकर हम असेंबली में भेजेंगे। उसका मेन कारण है एक बारीदारों का इशू जो बड़े लंबे समय से बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मसले को असेंबली में तक पहुंचाना, और दूसरा गांव के जो लोग गैर बारीदारों के अलावा भी जो लोगों के मुद्दे हैं उनको भी वहाँ पे अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड द्वारा जहाँ पे जो मनमानी की जा रही है उसमें चाहे लोकल लोगों के मुद्दे हों, चाहे कटरा को लेकर मुद्दे हों, कटरा रोपवे का मसला हो, कटरा के बिजनेस का मसला हो, तो उसमें हर जगह श्राइन बोर्ड अपनी मोनोपोली चलाता जा रहा है और कोई भी लीडर आज तक उसके लिए नहीं बोल रहा है। तो ये लोकल लोगों के जितने भी मसले हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड ने आज तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड के अंदर लोकल लोगों को बिल्कुल रोज़गार नहीं दिया जाता। कटरा के गैर बारीदार भी जो लोग हैं, कटरा के सराउंडिंग में रहने वाले जो लोग हैं, तो उसमें श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी फैसिलिटी आज तक नहीं दी जा रही। तो उसी को लेकर बारीदारों में भी रोष है और लोकल लोगों में भी रोष है। ये इसलिए हमारी बारीदार संघर्ष कमेटी ने ये फैसला किया है कि इस बार बारीदार अपना एक कैंडिडेट असेंबली में उतारेंगे। श्याम जी, आपने कहा कि कोर्ट असेंबली में आप मुद्दा उठाएंगे, जबकि भाजपा हमेशा से कहते आई है कि मैटर जो है बारीदारों का ये सब जुडिस है, तो आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा ये जो इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीति करती है। सब जुडिस है तो फिर ये पिछले दिनों बलदेव राज शर्मा जी मेमोरेंडम लेकर अपना जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है निर्मल सिंह जी, उनके पास क्यों गए थे? और जब भी ये जहाँ पे मीटिंग करते हैं, आप पिछले दिनों देखा जब ये विरोध हो रहा था टिकट का, तो वहाँ पे भी बारीदारों की बातें की जा रही थी। सिर्फ बातें करने के लिए बारीदारों का मसला है, जहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है वहाँ पे बारीदारों का मसला है। जब बारीदार उससे जवाब मांगते हैं कि आपने क्या किया, तो कहते हैं सब जुडिस है। सब जुडिस कब हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लीडरों को कि कब सब जुडिस हुआ? उससे पहले आपने क्या किया? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। क्या उस पर कोई काम किया? उसके बाद इनकी सरकार बनी, क्या सरकार में किसी विधायक ने जो बिल लाया असेंबली के अंदर? और दूसरा मैं ये बताऊँ, जहाँ पे डीडीसी चेयरमैन जो शराब सिंह नाग जी हैं, उन्होंने डीडीसी काउंसिल में ये पास किया कि हम बारीदारों को लेकर बड़े चिंतित हैं, उनके इनके अधिकार इनको मिलने चाहिए। जब उन्होंने डीडीसी काउंसिल में पास किया तो उन्होंने कहा, जो मीडिया में भी है, उन्होंने कहा कि हमने ये अपना सारा रेजोल्यूशन पास करके यूनियन होम मिनिस्टर और जहाँ के एलजी साहब को भेज दिया है। उसके बाद हमने चेक करने के लिए जब पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल जो शिवसेना के सांसद थे उनसे हमने कहकर जो सवाल लगाया, तो वहाँ पर जाकर ऐसा कोई भी मुद्दा हमारे नोटिस में नहीं है, सरकार के नोटिस में नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो जानकारी हमें मिली है, ऐसा कोई भी मुद्दा उनके नोटिस में नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो जो कहते हैं कि हमने जो होम मिनिस्टर को जो नोटिस पे अपना रेजोल्यूशन भेजा है, तो मैं शराब सिंह नाग जी को भी ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से होम मिनिस्टर थे? क्या वो इंडिया के थे या किसी बाहर के देश के होम मिनिस्टर को भेजा था? तो वही होम मिनिस्टर जो ये कहते हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं भेजा है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में जब सरकार को ये पूछा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है, एलजी साहब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सरकार जहाँ पे है। तो एलजी साहब की तरफ से, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सरकार कोर्ट में जो जवाब दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई मतलब हम ये कंट्रोल जो है श्राइन बोर्ड के पास ही रहना चाहिए, बारीदारों को उसमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये ऐसी बातें जब सामने आने के बाद फिर भी भाजपा वाले आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो लोग बड़े दुखी हैं। बारीदार क्या, सारा समाज यहाँ पे चिंतित है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बारीदारों ने जिस डिसाइड किया कि हम गाँव में गए हैं, गैर बारीदार लोगों से भी मिले हैं, उनका भी यही मसाइल है कि मैं बताना चाहता हूँ कि बारीदारों के अलावा भी जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से जो जहाँ पे मोटा 500-550 करोड़ रुपए सालाना चढ़ावा जहाँ पे श्राइन बोर्ड के पास आता है, उस चढ़ावे से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और श्राइन बोर्ड से, उस चढ़ावे से लोकल लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है? इवन कि इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, वो पेड हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे बड़ा महंगा इलाज होता है।
यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पे लोकल लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, बारीदारों के अलावा भी दूसरे लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। और श्राइन बोर्ड की तरफ से जहाँ पे लोकल कोई रोज़गार का ऐसा फार्मूला नहीं तैयार किया गया, और जिनके पास जहाँ पे रोज़गार है भी कटरा में, उसको भी ख़त्म करने के ऊपर श्राइन बोर्ड तोला हुआ है, चाहे वो रोबे लगाकर, चाहे वो घोड़ा बंद करके, चाहे वो लोकल दुकानदारों को निकाल के। तो ये श्राइन बोर्ड की एक साजिश है जहाँ पे कि पूरे कटरे को बर्बाद करके एक नया कटरा बसाया जाए और बाईपास एक रोड निकाला जाए जिस पे पूरी मनापली श्राइन बोर्ड की रहे। श्याम जी, बारीदार आज आपको अपना नुमाइंदा खड़ा कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए। अगर श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो बारीदार का कितना वोट शेयर है इस निर्वाचन क्षेत्र में? देखिए, बारीदारों का जहाँ पे मैक्सिमम वोट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, और हमारा 15 से 16 हज़ार के बीच में वोट है, और उससे भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमारे रिलेशन में जो लोग आते हैं, क्योंकि हमारी बहू बेटियों को भी जहाँ पे बारीदारों का राइट है, तो उसके हिसाब से लगाना तो बहुत ज़्यादा वोट है। उसके हिसाब से हमारे रिलेशन या सारा कुछ बारीदारों का काफ़ी वोट है, और मैक्सिमम वोट यहाँ पे वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारीदारों का ही है। आपने श्राइन बोर्ड की बात की, आपने बारीदारों के मुद्दे की बात की, लेकिन उसके अलावा अगर कटरा की बात करें जहाँ पर 1 करोड़ यात्री हर साल आते हैं, आज भी शहर होने के बावजूद यहाँ गलियाँ सड़कें टूटी हुई हैं, कोई साइंटिफिक या फिर कोई रिलीजियस या कोई मेडिटेशन बड़े बड़े सेंटर्स नहीं हैं। एमएलए का नुमाइंदा आपको बना दिया गया है, उसके बाद जो रोड मैप है डेवलपमेंट का वो सिर्फ बारीदारों के लिए रहेगा या और भी जो जनता है इस निर्वाचन क्षेत्र में उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरी वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप है, और उसके लिए मैनिफेस्टो हमने तैयार करके रखा हुआ। मैं बड़ी जल्दी मीडिया के सामने बोलाऊँगा। हमारे पास सारे जितने भी लोकल जहाँ पे इशू हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी की आप बात करते हो, म्यूनसिपैलिटी के पास जो इनकम थी जहाँ पे करोड़ों रुपए जो वहाँ पे घोड़ा पिट्ठू के जरिए जहाँ पे आते थे, वो सारा श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर कर दिया। उसके बदले कटरा की डेवलपमेंट नहीं की, गलियों की हालत देख लो, सब देख लो, लेकिन कोई लीडर उसके लिए नहीं बोला, क्योंकि इतने पुराने समय से कमेटी चलती आ रही है, उसकी पूरी इनकम ही खत्म कर दी श्राइन बोर्ड ने। कोई भी एमएलए रियासी ने कहा था कि जब ये टेक ओवर हुआ घोड़े पिट्ठू के ठेके का, तो उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपए म्यूनसिपैलिटी को दिलवाया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक्स-एमएलए साहब ने क्या कहा वो पूरी जनता जानती है, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई भी काम जहाँ पे नहीं किया, सिर्फ श्राइन बोर्ड की ही चमचागिरी की है। अदरवाइज़ अगर ये नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करते तो पार्टी भी इनको नहीं निकालती, या लोगों के बीच इतनी बुरी हालत नहीं इनकी होती। एमएलए खासकर बलदेव राज शर्मा जी और दूसरे भी जो एमएलए रहे हैं, बलदेव राज शर्मा जी की मैं बात बताना चाहता हूं, उन्होंने आज तक सिर्फ श्राइन बोर्ड की नुमाइंदगी की है। कटरा के किसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने बिल्कुल खुल के नहीं बोला है, चाहे वो कोई भी मसला हो, घोड़े पिट्ठू वालों का मसला हो, चाहे वो लोकल लोगों के इशू हों, चाहे बाज़ार का मसला हो। पिछले दिनों वो यहाँ पे कह रहे थे कि जो इंटर मॉडल स्टेशन बनेगा और उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से बलदेव राज शर्मा जी को बोलना चाहता हूँ कि जब ये एक्सप्रेस पे वहाँ पर कटरा में आ रहा था, तो आप ही की पार्टी के BDC और वहाँ पे सरपंच जो है धरने पे बैठे थे मगाल गांव में, और वो लोग मांग रहे थे कि हमें जहाँ पे रोज़गार दिया जाए। वो ड्राइवर की नौकरी मांग रहे थे, कनेक्टर की नौकरी मांग रहे थे, वो चपरासी की नौकरी मांग रहे थे, वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मांग रहे थे। तो वो अगर नहीं दे रहे हो आप वहाँ पे, तो जहाँ पे न्यू बस स्टैंड जो आप बनाने जा रहे हो, वहाँ पे किस तरीके से वो रोज़गार दोगे? तो ये लोग सब समझते हैं बलदेव राज शर्मा जी की बातों ने, उन्होंने विधायक रहते जो कुछ किया है वो सब समझते हैं। इसलिए बलदेव राज शर्मा जी की बात हम क्या करें, वो तो सब जनता जानती है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। जब टिकट विरोध हुआ, भाजपा का टिकट विरोध हुआ, वो आप सबको पता है, मीडिया ने सब उसका फुल कवरेज किया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रविंदर रैना वहाँ पहुँचे थे। आपके एक बारीदार भाई ने कहा था कि अगर रोहित दुबे जी को टिकट मिलती है तो हम उन्हें फुल सपोर्ट करते, लेकिन अब बलदेव राज जी को टिकट मिले तो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या अगर रोहित दुबे के पास टिकट रहती तो आपके बारीदार उन्हें सपोर्ट करते? देखिए, ऐसा कोई मसला आपके नहीं है। बारीदार नहीं बोला। देखिए, किसी बारीदार ने बोला किसी पार्टी के साथ जुड़ा होगा, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। बारीदारों की एक अपनी रणनीति रहती है, वो किस पार्टी को किस समय कैसे सपोर्ट करेंगे, वो एक हमारी कमेटी बैठती है, उसमें डिसाइड होता है। और बारीदारों की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वो पार्टी का इंटरनल मसला है। हमें टिकट की थी कि किसको दी गई, किससे वापस ली गई, क्यों ली गई, ये एक बड़ी चिंता का कारण है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब टिकट अनाउंस हो गई थी, लिस्ट निकल गई थी भाजपा की, और सभी टिकटें एकदम से लिस्ट डिलीट कर दी, और डिलीट करने के फ़ौरन बाद जहाँ पे LG साहब हरकत में आए, वो दिल्ली में गए और एक ही टिकट काटी गई सिर्फ कटरा की, और कटरा में उस आदमी को टिकट दी गई जो श्राइन बोर्ड के हक में रहता है। तो इसके पीछे की जो राजनीति थी या रणनीति थी वो सब समझ सकते हो, क्योंकि श्राइन बोर्ड की मजबूरी थी कि वो ऐसा विधायक जहाँ पे आए, ऐसा नुमाइंदा चुन के आए जो श्राइन बोर्ड की जहाँ पे वकालत करे और उसकी घपले घोटाले और उसकी कमजोरियों को उजागर ना होने दे। ये एक पॉलिसी थी, इसलिए ये टिकट श्याम जी, बमाग की 8 पंचायतें हैं जो आज जो भी कैंडिडेट जीतेगा उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि बमाग एक ऐसा हिस्सा रहा है रियासी जिले का जो डेवलपमेंट से वंचित रहा है। डेवलपमेंट के वादे होते रहे,
लेकिन डेवलपमेंट से वंचित रहा है। आपने क्या सोचा है, क्योंकि भमाग में भी बारीदार पॉपुलेशन और नॉन बारीदार भी काफ़ी हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है, कैसे डेवलपमेंट भमाग की आप? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं, चाहे भमाग हो चाहे दूसरे कोई इलाके हों, हमने सबको इस पर प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि इसीलिए हम आगे आ रहे हैं कि इन लोगों का आज तक कुछ नहीं हो सका। भमाग के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वो वैष्णो देवी के पुजारी भी बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, बारीदार बहुत सारे वहाँ पे लाते हैं, लेकिन उनको वहाँ से शॉर्टकट एक तरीके से वो भवन के अंदर दर्शन करने आते थे, वो रास्ता भी श्राइन बोर्ड की तरफ से बंद कर दिया। ठीक है, सिक्योरिटी के लिहाज से आप अगर कुछ कहते हो तो कम से कम गेट लगा दीजिए, कुछ करें। जहाँ से वो शॉर्टकट रास्ता तो भवन में दर्शन करने के लिए आते, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो कोई भी लीडर आज तक उनके लिए नहीं बोला है। कम से कम दर्शन के लिए अगर वैष्णो देवी से वहाँ पे लिंक हो जाए तो वो लोग भी आसानी से आ सकते हैं, और फिर कोई यात्री भी अगर पीछे घूमने जाए तो वो भी आसानी से जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड की तरफ से रिपब्लिक डे पे दिल्ली में झांकी निकाली गई। मैंने उस समय भी ये कहा था कि अगर श्राइन बोर्ड अगर सच में सच दिखाना चाहता है देश को, तो कम से कम वैष्णो देवी की बैक साइड में जो बारीदार रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, उसको भी दिखाया कि श्राइन बोर्ड ने कितनी डेवलपमेंट की है। श्याम जी, मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम सुनते हैं कि इलेक्शंस में जो कैंडिडेट हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बारीदार अपने हक के लिए 38 सालों से लड़ रहे हैं। आज आपने काला दिवस मनाया, और काफ़ी बारीदार हैं जो पैसे के लिहाज से काफ़ी गरीब हैं, तो आपको बारीदार खड़ा कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट। क्या बजट बारीदारों ने या आपने या आपकी टीम ने अपने लिए बनाया है कि आप ऐसा खर्च करेंगे और जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिले? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टिकट के लिए आप बोल रहे हो कि टिकटें भी बड़ी महंगी कटरा में हो गई हैं और इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये चीज़ें उन लोगों को समझ होगी। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने सभी लोगों को गांव-गांव में जाकर पूछा है कि क्या आप वोट डालने के लिए पैसे लेते हो? सभी लोग कहते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट वोट डालते हैं। अगर वो फ्री ऑफ कास्ट वोट डालते हैं तो जो वहाँ पे अमला रहता है, वो जो मशीनरी रहती है, वो जो सिक्योरिटी रहती है, वो जो सरकारी ऑफिसर रहते हैं, वो सभी सरकारी होते हैं। तो फिर पैसा कहाँ जाता है? ये एक नेक्सस है, ये ग्रुप है, क्योंकि ये लोग पैसा खर्चते हैं और चंद लोग गांव में हायर करके उनको ही सुविधा दी जाती है, और फिर वो ये अभी उनका काम करते हैं, फिर वो उनका काम करते हैं। जो एक ग्रुप है उसी को तोड़ने के लिए हम लोग आगे निकले हैं, और उसमें बारीदार और दूसरे लोग भी जो गरीब लोग हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिलता है, जिनको डेवलपमेंट नहीं मिलती है, जिनको रोज़गार नहीं मिलता है। आज बड़े सारे गांव के मसले हैं, चाहे नशा को लेकर अब चिट्टे का मसला है, चाहे वो बंदरों को लेकर बंदरों ने आतंक मचाया और पूरे के पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं, गांव में कोई फसल नहीं हो रही। तो इसको लेकर बात कौन करेगा? गांव का नुमाइंदा चाहिए जिसको उसकी समझ हो। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। रही बात पैसे की, पैसा इलेक्शन में कहीं होता नहीं है, ये वो लोग ही करते हैं जो जिनके पास पैसा है, उनको एक माहौल बनाने के लिए किया जाता है। अदरवाइज पैसे की कोई ज़रूरत असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। सवाल पूछना चाहूँगा, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, करीबन 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हो जाए। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। माता रानी अगर आप पर आशीर्वाद बरपाती है, या बारीदार आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, अगर आप जीत के बाहर आते हैं, जीत के उभर के आते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे या इंडिपेंडेंट ही किसी पार्टी से मतभेद किए बिना ही अपना जो जनता की सेवा करें? देखिए, जब बारीदारों ने ये माइंड बना लिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद ये भी रणनीति तय होगी हम किस पार्टी से लड़ेंगे। बड़ी जल्दी ये आपको जहाँ पे बता दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से कर सकें। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमें मौका देते हो तो आप लोग 1 साल के अंदर देखोगे कि जहाँ पे किस तरीके की बात होती है। हम असेंबली नहीं चलने देंगे जब तक लोगों को इंसाफ नहीं होगा। जब तक कटरा के श्राइन बोर्ड के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, असेंबली नहीं चलने देंगे। तो हम ये पूछेंगे वहाँ पर कि आप बताइए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, ये एक श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, इनको हायर कर लिया जाता है, और वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन बारीदार संघर्ष कमेटी और मैं खुद और हमारे तरफ से पूरी टीम जो है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी श्राइन बोर्ड के हर गफले घोटाले, जितनी भी उसकी कमी है, उसको उजागर किया जाएगा। और डेवलपमेंट के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कटरा के अंदर लाए जाएंगे। कटरा को एक मॉडल पूरा कटरा टाउन बनाया जाएगा। कटरा के सराउंडिंग एरिया को बड़े प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, और जितने भी जहाँ पे श्राइन बोर्ड के चढ़ावे का जो पैसा है उसको भी कटरा के सराउंडिंग और कटरा के ऊपर डेवलपमेंट मतलब खर्च करके उसको सुंदर बनाया जाएगा, और यात्री को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दिलवाई जाएगी। ये मेरी प्रायोरिटी वहाँ पर रहेगी।